वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो के बाद जो इम्पोर्टेंट रेशियो है सॉल्वेंसी रेशियोज, उसमें कुछ रेशियोज की बात करेंगे और उनसे संबंधित कुछ प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले दो रेशियोज हम लोगों ने पहले ही बात कर ली है, करंट रेशियो एंड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो। अभी हम लोग बात करेंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो की। डेट इक्विटी रेशियो की डेट इक्विटी रेशियो क्या है? पहले सॉल्वेंसी रेशियोज की बात कर लेते हैं। सॉल्वेंसी रेशियोज क्या है? सॉल्वेंसी रेशियोज मुख्यतः फॉर्म के लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को या इंसॉल्वेंसी को बताता है, इंगित करता है। लॉन्ग टर्म में फर्म कितना सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट होगा, ये बताता है। सॉल्वेंट का मतलब आप जानते हैं। सॉल्वेंट का मतलब होता है कि कोई भी फर्म अपने लॉन्ग टर्म दायित्व को वहन करने में कितना सक्षम है, तो वो सॉल्वेंट है। अगर सक्षम है तो सॉल्वेंट है, अगर सक्षम नहीं है तो इंसॉल्वेंट है। अब उसमें है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या बताता है? डेब्ट इक्विटी रेशियो हमारी इक्विटी की कितनी क्षमता है, हमारी इक्विटी पर कितना अधिक से अधिक डेट हमको लेना चाहिए। या आउटसाइडर के प्रोस्पेक्ट से आउटसाइडर डिसाइड करते हैं कि कितने इक्विटी पर हमको कितना डेट देना चाहिए और क्या कॉस्ट ऑफ दैट इंटरेस्ट लेना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा रिस्क अगर होगा, डेट ज़्यादा होगा, इक्विटी कम होगा, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो लेंडर होंगे वे अधिक इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ये हमारा डेट इक्विटी रेशियो बताता है। डेट इक्विटी रेशियो का आइडियल जो है वो आइडियल रेशियो जो है वो 2:1 है। मतलब अब 2:1 क्या क्या मतलब हम थोड़ी देर आगे बताएंगे। सबसे पहले हम लोग डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला देख लेते हैं। इसमें होता है लॉन्ग टर्म डेट बाय शेयर होल्डर्स फंड। मतलब शेयर होल्डर्स फंड अगर 1 रुपया है तो लॉन्ग टर्म डेप्ट हमारा अधिक से अधिक कितना हो सकता है, उसका आइडियल है 2:1। मतलब 1 रुपये शेयर होल्डर्स फंड पर 2 रुपीज़ का डेट जो नॉर्मल लेंडिंग का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हो सकता है। आउटसाइडर्स के ख्याल से जो नॉर्मल रिटर्न एक्सपेक्टेड होता है वो देते हैं। उससे अधिक या कम होने पर वो उसके अनुसार चार्जेस करते हैं। अपना आउटसाइडर्स इंटरेस्ट करते हैं। खैर, हम लोग अब अपने यहाँ आए कि ये रेशियो कैलकुलेट कैसे कहते हैं। ये सब हायर स्टडीज़ की बातें हैं। तो ये आइडियल रेशियो भी मैंने बता दिया। अब हम लोग शेयर होल्डर्स फंड्स और शेयर फंड को प्रोप्राइटर्स फंड्स भी कहा जाता है या नेटवर्क भी कहा जाता है। अब हम लोग समझ लें कि शेयर होल्डर्स फंड्स क्या है। शेयर होल्डर्स फंड्स और प्रोप्राइटर्स फंड इक्वल टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में दोनों तरह के शेयर कैपिटल जो आते हैं वो आ जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, दोनों का कैपिटल प्लस रिजर्वेशन
सरप्लस। जितने तरह के रिजर्व्स, जो भी रिजर्व्स का कोई भी नाम लीजिए, वो सारे के सारे रिजर्व्स, और जो सरप्लसेज है, सरप्लसेज मतलब जो सरप्लस है, जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट का बैलेंसेज है, चाहे डेबिट हो या क्रेडिट, दोनों तरह के बैलेंसेज को इसमें एडजस्ट किया जाता है। नेटवर्थ का क्या मतलब है? नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लायबिलिटीज, ये नेटवर्थ कहते हैं। मतलब फॉर्म का नेटवर्थ क्या है? नेटवर्थ क्या वही मतलब है जो शेयर होल्डर्स फंड का है या प्रोप्राइटर्स फंड का है। लेकिन कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको? नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लायबिलिटीज। हम जानते हैं कि लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड में जो बैलेंस शीट के, कंपनी के बैलेंस शीट के मुख्य 4 जो हेडिंग्स हैं, उनमें नॉन करेंट एसेट्स है, करेंट एसेट्स है, और नॉन करेंट नेटवर्थ, फॉर्म का नेटवर्थ क्या है? नॉन करेंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हम कैसे निकालते हैं? वर्किंग कैपिटल हम जानते हैं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो हम लोगों ने नॉन करेंट एसेट को ले लिया, वर्किंग कैपिटल को लिया, मतलब जो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड से वर्किंग कैपिटल को भी ले लिया, और उसमें से नॉन करेंट लायबिलिटीज को माइनस कर दिया। नॉन करेंट लायबिलिटीज को हम लोगों ने माइनस कर दिया, तो जो बचा वो हमारा नेटवर्थ हुआ। तो क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, उसके अनुसार हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। नॉन करेंट एसेट्स का इन्फॉर्मेशन हो सकता है, वर्किंग कैपिटल का इन्फॉर्मेशन हो सकता है, या दैट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का इन्फॉर्मेशन हो सकता है, तो फिर हम वर्किंग कैपिटल निकाल लेंगे। नॉन करंट लायबिलिटी का इन्फॉर्मेशन हो सकता है, तो इस तरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं। या एक और फार्मूला है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेप्ट। टोटल एसेट में से माइनस टोटल डेप्ट करने से हमको नेटवर्थ मिलता है। क्लियर है? अब टोटल एसेट टू टोटल डेट रेशियो एक होता है, टोटल एसेट्स टू टोटल डेट रेशियो। टोटल एसेट्स आप जानते हैं बैलेंस शीट में जो भी टोटल एसेट्स है एक्सक्लूडिंग फिक्सिशियस एसेट, उसको माइनस कर लेते हैं बाई लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टोटल एसेट टू टोटल डेट में टोटल एसेट की तुलना में हमारा डेट कितना है, या डेट की तुलना में टोटल एसेट कितना बड़ा है। 1 रुपये के डेट पर कितने रुपए का टोटल एसेट्स है हमारे। ठीक है। फिफ्थ, प्रोप्राइटरी रेशियो। अच्छा, आप टोटल एसेट्स कैसे निकालते हैं? टोटल एसेट्स नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट दोनों मिला करके टोटल एसेट होता है, और उसमें से फिक्सिशियस एसेट्स को हम माइनस करते हैं। क्लियर है? अब प्रोप्राइटरी रेशियो हम लोग बात करेंगे। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है? प्रोप्राइटर्स फंड और शेयर होल्डर फंड और नेटवर्थ तीनों कोई एक रह सकता है बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट कैसे निकाला जाता है यहाँ पता है हमको, नेटवर्थ कैसे निकाला जाता है हम लोगों ने अभी बात की। क्लियर है? अब हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और इसको डेट सर्विस रेशियो भी कहते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। प्रॉफिट और बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को पीबीआईटी शॉर्ट में कहते हैं,
या प्रॉफिट, ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को EBIT, दोनों में से कोई शॉर्ट में नाम यूज होता है। बाय इंटरेस्ट एंड लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट पर क्या इंटरेस्ट हमको देना है उसे डिवाइड कर सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बर्डन है उसका कितना गुना हमारा PBIT है या EBIT है। क्लियर है? मतलब ये फॉर्म देखता है, अगर ये रेशियो, तो वो देखता है कि हम कितने सुरक्षित हैं लोन लेने के बाद भी, ठीक है। और आउटसाइडर्स देखते हैं तो ये देखते हैं कि हम कितने सुरक्षित हैं लोन देने के बाद भी। इन रेशियोज के द्वारा ये पता चलता है। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम कर लेते हैं। 32 नंबर प्रॉब्लम ले रहे हैं। कंप्यूट डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टोटल एसेट्स हमको पता है, टोटल डेट्स पता है, करंट लायबिलिटीज पता है, और हमको क्या निकालना है? डेट इक्विटी रेशियो निकालना है। तो डेट इक्विटी रेशियो हमको पता है क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट बाय शेयर होल्डर्स फंड। टोटल डेट्स कितने क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटीज दोनों मिला करके टोटल डेट्स होता है। तो लॉन्ग टर्म डेट हमको पता है कितना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2,50,000। लॉन्ग टर्म टोटल डेट कितना है? 2,50,000 क्वेश्चन में लिखा हुआ है। लॉन्ग टर्म डेट हमको पता नहीं है। करंट लायबिलिटीज हमको पता है 1 लाख क्वेश्चन में लिखा हुआ है। टोटल डेट्स, सॉरी, टोटल डेट्स लिखा हुआ है, टोटल एसेट भी लिखा हुआ है। टोटल डेट्स हमारा लिखा हुआ है 2,50,000, करंट लायबिलिटीज भी लिखा हुआ है। लॉन्ग टर्म डेट हमको पता नहीं है, तो लॉन्ग टर्म डेट हम लोग निकाल लेंगे। लॉन्ग टर्म डेट इक्वल टू हो जाएगा 250 माइनस 1 लाख, दैट इज 1,50,000 हमारा लॉन्ग टर्म डेट हो गया। अब शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकालेंगे? टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स, शेयर होल्डर फंड मिल जाता है। टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर टोटल डेट्स, ठीक है। तो ये हमारा शेयर होल्डर फंड्स निकल जाता है। टोटल डेट्स हम लोग देख लेते हैं कितना है टोटल डेट्स। टोटल डेट्स इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट जैसे शेयर होल्डर्स फंड, या टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स। और टोटल डेट्स हम लोगों ने यहाँ लिखा ही है, लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करंट लायबिलिटीज। तो टोटल डेट्स इक्वल टू हो गया 1,50,000 प्लस 1 लाख। 1,50,000 हमारा लॉन्ग टर्म डेट्स है और करंट लायबिलिटीज 1 लाख। तो ये दोनों मिला करके 2,50,000 हो गया। अब टोटल एसेट्स हमारा 4 लाख है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 लाख यहाँ लिखा हुआ है। और टोटल डेब्ट्स भी हमको 2,50,000 यहाँ पता हो गया, पहले से भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। टोटल डेब्ट्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसलिए इसको नहीं कैलकुलेट भी करते तो कोई दिक्कत नहीं थी। 2,50,000 लिखा हुआ, तो हमको पता चल गया ये कि 1,50,000 हमारा शेयर होल्डर्स फंड है। इसको यहाँ नहीं ही लिखेंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा, सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये शेयर होल्डर्स फंड्स भी हमको पता चल गया। अब डेट इक्विटी रेशियो क्या हुआ? डेट इक्विटी रेशियो हमको पता है लॉन्ग टर्म डेट बाई शेयर होल्डर्स फंड्स निकालते हैं। तो लॉन्ग टर्म डेट्स हमको मिल गया 1,50,000
लॉन्ग टर्म डेट हमारा कितना है 1,50,000 और शेयर होल्डर फंड्स हमारा 1,50,000। तो 1,50,000 बाई 1,50,000 इक्वल टू 1:1 का हमारा रेशियो बना, डेट इक्विटी रेशियो। आंसर भी हमारा 1:1 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 33। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट डेट इक्विटी रेशियो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 4 लाख है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 2 लाख है, करंट लायबिलिटीज 1 लाख है, नॉन करंट एसेट्स 7,20,000 है और करंट एसेट्स 1,80,000। हमको डेट इक्विटी रेशियो निकालना है। उसी तरह हम लोग इसको बनाएंगे, थोड़ा सा परिवर्तन होगा फॉर्मेट में। डेट इक्विटी रेशियो इक्वल टू क्या है, लॉन्ग टर्म डेट्स बाई शेयर होल्डर्स फंड्स। लॉन्ग टर्म डेट्स क्या है, लॉन्ग टर्म डेट्स हम निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, करंट एसेट नहीं आएगा उसमें, नॉन करंट एसेट्स नहीं आएगा, करंट एसेट नहीं आए, करंट लायबिलिटीज नहीं आएगा, नॉन करंट एसेट्स नहीं आएगा, करंट एसेट्स नहीं आएगा। तो ये लॉन्ग टर्म डेट 6 लाख हमारा हो गया। इक्विटी एंड लायबिलिटीज क्या होता है, इक्वल टू टोटल एसेट होता है। जितना हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल होता है उतना ही हमारा टोटल एसेट का टोटल होता है। और टोटल एसेट बराबर कितना होता है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो टोटल एसेट हमारा कितने का है, टोटल एसेट हमारा हो जाएगा नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट्स हमारा कितने का है, नॉन करंट एसेट हमारा 7,20,000 का है, करंट एसेट हमारा 1,80,000 का है। तो 7,20,000 प्लस 1,80,000 इक्वल टू ₹9 लाख का हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज या टोटल एसेट हो गया। ठीक है, अब हमको चूंकि शेयर होल्डर फंड चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने इक्विटी एंड लायबिलिटीज, चूंकि शेयर होल्डर फंड किस साइड में आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड में। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज हमारा कितना हो गया, 9 लाख हो गया। अब शेयर होल्डर फंड क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में से माइनस टोटल डेट कर लें। माइनस टोटल डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट, मतलब नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी दोनों को माइनस कर लें तो क्या हमको मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा शेयर होल्डर्स फंड। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज हमारा कितने का है, 9 लाख का हम लोगों ने निकाल लिया है। और टोटल डेट हमारा कितने का है, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ नॉन करंट एसेट्स टोटल डेट नॉन करंट एसेट प्लस करंट। ये होगा टोटल डेट्स इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटीज नॉन करंट liabilities plus current liabilities
अब नॉन करंट लायबिलिटीज हमारा कितना है, नॉन करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 4 और 2 6। पहले भी हम लोगों ने निकाला है ऊपर, यहाँ लॉन्ग टर्म डेट हम लोग निकाला है 6 लाख, तो वही हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज हो गया 6 लाख प्लस करंट लायबिलिटी हमारा 1 लाख क्वेश्चन में दिया है। करंट लायबिलिटी हमारा क्वेश्चन में 1 लाख दिया हुआ, तो ये 1 लाख ये हो गया, दोनों प्लस करने से क्या आएगा, रुपीज 7 लाख। तो यही हमारा यहाँ 7 लाख हो गया, ये 7 लाख यहाँ आ गया। अब डेट इक्विटी रेशियो इक्वल टू क्या होता है, टोटल लॉन्ग टर्म डेट बाई शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड हमारा कितना है, 2 लाख हो गया। और डेट लॉन्ग टर्म डेट हमारा कितना है, ये यहाँ हम लोग यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी हम लोगों ने निकाला है लॉन्ग टर्म डेट, ये 6 लाख। तो 6 लाख बाई 2 लाख इक्वल टू 3:1 का रेशियो ये हुआ, ये आंसर हुआ हमारा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, 3:1 का है आंसर, जिसमें ये दिया हुआ है 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कंप्यूट डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। तीनों रेशियो यहाँ हमको निकालना है, ठीक है। जो अभी हम लोगों ने बात की है वो तीनों रेशियो निकालनी है। डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट्स बाई शेयर होल्डर्स फंड। तो लॉन्ग टर्म डेट्स हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। जो इन्फॉर्मेशन है उसी के अनुसार हमको फॉर्मूला डिराइव करना पड़ता है, लेना पड़ता है। टोटल एसेट्स में से टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटी हटा देंगे तो हमको लॉन्ग टर्म डेट मिल जाएगा। तो टोटल डेट्स हमारा 6 लाख है और करंट लायबिलिटीज 2,50,000 है। तो 6 लाख माइनस 2,50,000 इक्वल टू रुपीज 3,50,000 हमको लॉन्ग टर्म डेट मिल गया। अब टोटल एसेट्स क्या है, टोटल एसेट हमारे पास दिया हुआ है 7,70,000 और हमको चाहिए इक्वल टू इक्विटी एंड लायबिलिटीज होता है, या इसको हम अगर इस तरह लिखते तो ज़्यादा सही होता, क्योंकि हमको तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज पता करना है। टोटल एसेट्स 9,70,000 दिया हुआ, तो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज होता है। तो टोटल एसेट्स अगर हमारा 9,70,000 है तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज भी होगा 9,70,000, ठीक है। अब शेयर होल्डर्स फंड क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड इक्विटी एंड लायबिलिटी का ही एक पार्ट है, तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज माइनस टोटल डेप्ट। इक्विटी एंड लायबिलिटीज हमारा टोटल है 9,70,000 का, जो हम लोगों ने यहाँ निकाला है। इक्विटी एंड लायबिलिटी 9,70,000 और टोटल डेट्स हम लोगों ने निकाला है टोटल डेट्स हमारा 6 लाख है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। टोटल डेट्स कितना है हमारा
6 lakhs, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमारा 3,70,000 हुआ शेयर होल्डर्स फंड। अब हमारा डेट इक्विटी रेशियो क्या हुआ, 3,50,000 जो हमारा लॉन्ग टर्म डेट है, और 3,70,000 जो हमारा शेयर होल्डर्स फंड है। तो ये आएगा 0.95:1, ये आंसर होगा। 44 डेट इक्विटी रेशियो 0.95:1। अब हमको इसमें प्रोप्राइटरी रेशियो भी निकालना है और टोटल एसेट टू डेट रेशियो भी निकालना है। हम लोग प्रोप्राइटरी रेशियो 1 पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट में आते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू क्या होता है, प्रोप्राइटर्स फंड बाय टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटर्स फंड हमको पता है 3,70,000, अभी हम लोगों ने निकाला है यहाँ 3,70,000। शेयर होल्डर्स फंड इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड। तो और टोटल एसेट हमको पता है क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 9,70,000। तो इक्वल टू क्या हो गया रेशियो, 0.38:1। ये प्रोप्राइटरी रेशियो हमारा हो गया। अब टोटल एसेट टू टोटल डेट रेशियो, तो टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेट। तो टोटल एसेट्स हमको पता है 9,70,000, क्वेश्चन में दिया हुआ है 9,70,000, और लॉन्ग टर्म डेट हमको पता है 3,50,000, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। लॉन्ग टर्म डेट टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटीज, तो ये हमारा आया था 3,50,000। ठीक है। अब रेशियो, अब हम लोग जब रिप्लेस करेंगे फिगर, तो 9,70,000 बाई 3,50,000 करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 2.77:1, ये आंसर आएगा। दोनों आंसर देख लेते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो हमारा है 0.31:1, 0.38:1, 38 not 1, 38, and 2.77:1, 2.77:1, ये आंसर हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 भी देखते हैं। कंप्यूट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ जी लिमिटेड, इट हैज 10% डिवेंचर्स फॉर, अच्छा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम लोग को निकालना है। अच्छा, ये क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है कितना, 4,97,000। रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है, 30%। 12% डिवेंचर्स है 6 lakhs का। ठीक है। तो हम जानते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाई इंटरेस्ट एंड लॉन्ग टर्म डेट्स। तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4,97,000। ये आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। हमको निकालना है बिफोर इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आफ्टर दिया हुआ है, तो
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम कैसे निकालेंगे? ये प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट टैक्स रेट भी 30% दिया हुआ है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा कितना हुआ? 4,97,000 इंटू 100/70। मतलब जो ये 4,97,000 हमारा अमाउंट है वो 30% टैक्स काटने के बाद का अमाउंट है, तो 100 क्या होगा ये निकाल देंगे तो ये आएगा 7,10,000। क्लियर है? अब ये तो हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेकिन हमको चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इंटरेस्ट का अमाउंट भी घटाना होगा। तो इंटरेस्ट एंड 12% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 6 लैक्स कितना आएगा? 6 लैक्स इंटू 12/100 ऑफ रुपीज 6 लैक्स, यहाँ लिख दें कन्फ्यूजन नहीं होगा, इक्वल टू 6 लैक्स इंटू 12/100, तो ये 72,000 हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, सॉरी ये इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा, चूँकि हम लोगों ने ऑलरेडी तो माइनस किया हुआ है इंटरेस्ट को, तो ये 7,82,000 हो जाएगा। तो इसको ऐड कर देंगे। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना होगा? हमको इंटरेस्ट भी मिल गया है और इंटरेस्ट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी मिल गया है, ये दोनों। तो इंटरेस्ट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 7,82,000 और 72,000 लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एंड लॉन्ग टर्म डेट है। तो ये हमारा जो रेशियो आएगा ये होगा 10.86:1 और 10.86 इसको टाइम्स भी लिखते हैं। ठीक है, हम आंसर देख लेते हैं, 10.86 टाइम्स। ठीक है, अब हम लोग कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसके आधार पर, करंट और लिक्विडेशन के बारे में भी और सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में भी। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं उस तरह के शॉर्ट जो पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। द करंट रेशियो ऑफ ए कंपनी is 2.5:1. State giving reasons which of the following would improve, reduce or not alter the ratio. क्लियर है? अब देखिए, bought goods for cash, इसे क्या होगा? पहले से इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें इम्प्रूव नहीं होगा, रिड्यूस भी नहीं होगा, नॉट अल्टर द रेशियो मतलब नो चेंज होगा। क्यों? अब देखिए, करंट रेशियो याद कीजिए, करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है? करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में क्या क्या आता है? करंट एसेट में गुड्स भी आता है, इन्वेंट्री भी आता है, इसको इन्वेंट्री भी कहते हैं, और कैश भी आता है, दोनों आता है। तो गुड्स हमने खरीदा तो उतना का गुड्स हम हमारा बढ़ गया, कैश उतने का घट गया, तो ऑन दी होल करंट एसेट्स के टोटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। सेकेंड, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया गया, इसमें क्या होगा? क्रेडिटर्स को पेमेंट किया गया तो हमारा रेशियो इम्प्रूव करेगा। कैसे इम्प्रूव करेगा? अब मान लीजिए क्रेडिटर्स हमारा पेमेंट किया गया, कोई भी क्रेडिटर्स, तो हमारा क्या हुआ? डिनोमिनेटर मतलब हमारा क्रेडिटर दैट करंट लायबिलिटी
घट गया, माने डिनोमिनेटर घट गया। ठीक है, न्यूमरेटर भी हमारा घटा सेम अमाउंट से, न्यूमरेटर भी घटा हमारे सेम अमाउंट से। क्लियर है? तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि फिर चेंज तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा रेशियो इम्प्रूव करेगा, मैं कह रहा हूँ। क्यों? कैसे? एक छोटा उदाहरण ले आप। सपोज कि आपका अभी 3:2 का रेशियो है। ठीक है, 3:2 का रेशियो है। करंट दैट 1.5:1 का रेशियो है, करंट रेशियो। या यहाँ दिया ही हुआ है 2.5:1 का रेशियो है। ठीक है, अब सपोज 10,000 आपका मैं और दूसरा छोटा उदाहरण मैं बताता हूँ आपको। सपोज 3 रुपीज़ का करंट एसेट है और 2 रुपीज़ का करंट लायबिलिटी है। ठीक है, 3 रुपीज़ का करंट एसेट है, 2 रुपीज़ का करंट लायबिलिटी है। तो आपका रेशियो अभी तत्काल क्या बनेगा? आपका तो रेशियो तत्काल बनेगा 1.5:1 का। क्लियर? अब 1 रुपीज़ लायबिलिटी उसमें से आप पे कर रहे हैं, तो अब आपका नया रेशियो क्या बनेगा? 1 रुपी आप लायबिलिटी से भी घटाएंगे, करंट लायबिलिटी से भी, और 1 रुपी करंट एसेट से भी घटाएंगे। तो 2:1 करंट 2 करंट एसेट हो जाएगा, 1 करंट लायबिलिटी हो जाएगा। रेशियो भी जो होगा सो 2:1 का हुआ। अब इसके पहले कितना था? 1.5:1 था, अभी 2:1 होगा। तो इम्प्रूव किया कि नहीं? तो ये इम्प्रूव करेगा। सेल ऑफ गुड्स फॉर 20,000 कॉस्टिंग 15,000, इसमें भी रेशियो आपका इम्प्रूव करेगा। क्यों इम्प्रूव करेगा? आप कहेंगे कि यहाँ तो बॉट गुड्स में कुछ नहीं हुआ था, सेल ऑफ गुड्स में क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है कि इसका वैल्यू था 15,000, लेकिन अब बिक रहा है 20,000 में। तो हमारा स्टॉक तो घटेगा मात्र 15,000 से, लेकिन जो अकाउंटिंग इक्वेशन की हम लोग बात करेंगे 11th में जो हम लोगों ने पढ़ा है, तो गुड्स तो हमारा घटेगा, स्टॉक घटेगा 15,000 से, लेकिन कैश बढ़ेगा 20,000, 5,000 प्रॉफिट। तो हमारा जो करंट एसेट है ऑन दी होल बढ़ जाएगा, इसलिए रेशियो ये इम्प्रूव करेगा। बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन, इसमें क्या हुआ? गुड्स भी बढ़ा, मोहन क्रेडिटर्स भी बढ़ा, दोनों बढ़ा। तो ऐसी स्थिति में अगर गुड्स बढ़ता है और क्रेडिटर्स बढ़ता है तो हमारा रेशियो रिड्यूस हो जाता है। वही उदाहरण आप लीजिए 3:2 का। अभी आपका रेशियो क्या था? 3:2। तो 3:2 में मान लीजिए कि 1 रुपीज़ का 3 रुपीज़ आपका करंट एसेट है, 2 रुपीज़ आपका करंट लायबिलिटी है। तो रेशियो क्या बनता है आपका? 1.5:1 ये रेशियो बनता है। तो मैं ये रेशियो बनता है। मैं इसको आपको समझा देता हूँ, ज़्यादा क्लियर रहेगा। करंट एसेट हमारा है, करंट एसेट हमारा 3 है और करंट लायबिलिटी हमारा 2 है। अब 1 रुपी का स्टॉक खरीदा गया मोहन से, तो 1 रुपी बढ़ गया। अच्छा, 3:2 है पहले, तो ये रेशियो आपका क्या बनेगा? ये रेशियो बनेगा, पहला रेशियो का क्या बनेगा? अर्लियर करंट रेशियो इज इक्वल टू 1.5:1, और अब क्या हो जाएगा? 4/3। तो अब
करंट रेशियो आफ्टर परचेज क्या हो गया, 1 इक्वल टू 1.33:1, ये घट गया तो ये रिड्यूस होगा। क्लियर है? अब हम आगे बात करते हैं। द करंट रेशियो ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन 12B, द करंट रेशियो ऑफ वाई लिमिटेड इज 2:1। State which region which of the following transactions would increase, decrease or not change the ratio. Trade receivable included debtors of ₹40,000 were received, कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है? जितना डेटर्स हमारा घटेगा उतना कैश हमारा बढ़ जाएगा। कंपनी परचेज्ड फर्नीचर ऑफ ₹45,000, the vendor was paid by issue of equity shares of ₹10 each at par। इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमारा फिक्स एसेट बढ़ रहा है, फर्नीचर, जो करंट रेशियो के किसी पार्ट में नहीं आता है। उसी तरह ना करंट लायबिलिटी है ना करंट एसेट्स है। उसी तरह इक्विटी शेयर्स ना करंट एसेट्स है ना करंट लायबिलिटी है, तो इससे भी कोई चेंज नहीं होगा। द करंट नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 2:1:1.2। State which regions which of the following transactions will increase, decrease or not change the ratio. Redeemed 9% debentures of ₹1 lakh at ए प्रीमियम ऑफ ₹10%। इससे क्या होगा? ये पहले से हमारा रेशियो इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा रेशियो इंक्रीज? इसलिए इंक्रीज करेगा कि हमारा जो एक करंट लायबिलिटी है, अब यहाँ 9% डिबेंचर लिखा हुआ है, तो आपको कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि ये तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, लेकिन कंपनी के अंतर्गत, कंपनी के बैलेंस शीट के अंतर्गत जब हम लोग बात कर रहे थे डिवेंचर्स की, तो जो करंट डिवेंचर पेबल होता है विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब शॉर्ट टर्म में, नेक्स्ट 12 मंथ में, बैलेंस शीट के नेक्स्ट 12 मंथ में जो पेमेंट होना होता है उसको हम लोग करंट लायबिलिटीज में लेते हैं। तो करंट लायबिलिटीज़ का हमने पेमेंट किया। करंट लायबिलिटीज़ का पेमेंट हम करेंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा करंट लायबिलिटी का हम पेमेंट करेंगे तो हमारा क्रेडिटर्स भी घटेगा और डिनोमिनेटर घटेगा और न्यूमरेटर भी घटेगा, कैश भी घटेगा। तो वैसी स्थिति में हमारा रेशियो इम्प्रूव करता है। ठीक है? अब redeem 9% debentures of 1 lakh at a premium of 10%, received from debtors 17,000। सेकेंड से हमारा कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है? सेकेंड से हमारा कोई चेंज नहीं होगा। हमारा कैश मिल रहा है, डेटर्स उतना, जितना कैश मिला उतना ही डेटर्स घट रहा है। इशू 2 लाख इक्विटी शेयर्स टू द वेंडर्स ऑफ मशीनरी, मशीनरी के वेंडर को 2 लाख का शेयर दिया गया। एक फिक्स सेट है, एक दैट शेयर होल्डर्स फंड है, दैट इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में आएगा। तो इससे हमारे करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये भी नो चेंज होगा। एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर्स ₹7,000। क्रेडिटर्स ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, आपने एक्सेप्ट किया, फर्म ने एक्सेप्ट किया, तो इससे भी कोई चेंज नहीं हुआ। आपका बिल एक लायबिलिटी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, बिल्स पेबल का हो गया, दूसरा लायबिलिटी घट गया उसी अमाउंट से, तो कोई चेंज नहीं हुआ। अब हम लोग कुछ
क्विक रेशियो की बात कर लेते हैं। क्विक रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 1.2:1. A state giving regions which of the following would improve, reduce or not change the ratio? Purchase of inventory for cash. Purchase of inventory for cash से क्या होगा हमारा रेशियो रिड्यूस करेगा। कैसे रिड्यूस करेगा? हमारा न्यूमरेटर घट जाएगा। चूँकि हम जानते हैं क्विक रेशियो को माइनस कर देते हैं क्योंकि सेट निकालने के लिए करंट एसेट में से क्विक रेशियो को, लेकिन कैश तो हमारा रहता है। ठीक है, कैश हमारा रहता है। ठीक, परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, इन्वेंट्री हम परचेज करेंगे तो कैश हमारा चला जाएगा। ठीक है, तो इन्वेंट्री भी हमारा घट गया और इन्वेंट्री हम इंक्लूड करते नहीं हैं क्विक एसेट में, तो ये दोनों बात, तो इतना का कैश जितना से घट गया तो न्यूमरेटर उतना से हमारा कम हो जाएगा क्विक एसेट का, तो न्यूमरेटर कम हो जाएगा तो रेशियो हमारा रिड्यूस करेगा। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, डेटर से हमारा कैश कलेक्ट होगा तो रेशियो हमारा, रेशियो में हमारे कोई चेंज नहीं होगा। क्योंकि एसेट्स में जब हम जो घटाते हैं वो सिर्फ इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को ही घटाते हैं, डेटर्स रहता है, तो डेटर्स के बदले में हमको कैश मिल जाएगा तो कोई चेंज नहीं होगा। सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 फॉर ₹60,000, गुड्स बेचने से इससे हमारा क्या होगा, रेशियो हमारा इम्प्रूव करेगा। गुड्स तो हम लोग लेते नहीं हैं क्योंकि एसेट्स में, लेकिन कैश तो लेते हैं तो कैश हमारा बढ़ जाएगा, न्यूमरेटर हमारा बढ़ जाएगा तो रेशियो हमारा इम्प्रूव करेगा। सेल ऑफ प्लांट बुक वैल्यू 40,000 फॉर 27,000, हालांकि यहाँ घाटा होकर के हो रहा है लेकिन प्लांट का सेल हो रहा है, करंट एसेट का सेल नहीं हो रहा है। या दैट इन्वेंट्री का, अगर इन्वेंट्री भी होता तो इन्वेंट्री हम क्योंकि एसेट में नहीं लेते हैं, तो कैश आता, यहाँ मुख्य बात है कि कैश हमारा बढ़ रहा है। कैश हमारा बढ़ रहा है तो हमारा न्यूमरेटर बढ़ रहा है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो हमारा इम्प्रूव करेगा फिक्स एसेट के बेचने से। नेक्स्ट, इफ द लिक्विड रेशियो इज टू 1.2:1, फाइंड वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वुड इम्प्रूव, रिड्यूस, नॉट नॉट अल्टर द लिक्विड रेशियो। यहाँ लिक्विड रेशियो कह रहा है, वहाँ की रेशियो कहा था, बात एक ही है। बी आर ड्रॉन, बी आर ड्रॉन हुआ तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। बी आर ड्रॉन, बिल रिसीवेबल, डेटर से हमारा बिल रिसीवेबल में बदल गया, एक करंट, एक क्विक एसेट दूसरे क्विक एसेट में बदल गया। गुड्स सोल्ड फॉर कैश एट पार, गुड्स हमारा सोल्ड हुआ एट पार, इसे इम्प्रूव करेगा क्योंकि गुड्स सोल्ड हो रहा है। गुड्स हम क्योंकि लिक्विड एसेट्स में रखते नहीं हैं, लेकिन उसमें पैसा जो मिलता है वो तो रखते हैं, तो हमारा न्यूमरेटर इम्प्रूव किया तो हमारा रेशियो भी इम्प्रूव करेगा। गुड्स सोल्ड अन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड अन क्रेडिट, इससे क्या होगा हमारा, गुड्स सोल्ड अन क्रेडिट, हमारा क्रेडिटर्स बढ़ेगा। और गुड्स सोल्ड अन क्रेडिट, सॉरी डेटर्स बढ़ेगा, गुड्स सोल्ड अन क्रेडिट, हमारा डेटर्स बढ़ेगा। गुड्स तो हम लेते नहीं हैं क्योंकि एसेट्स में डेटर्स लेते हैं, डेटर बढ़ेगा तो न्यूमरेटर हमारा इम्प्रूव करेगा तो हमारा रेशियो भी, लिक्विड रेशियो भी इम्प्रूव करेगा। बी आर इंडोर्स टू क्रेडिटर्स, बी आर इंडोर्स टू क्रेडिटर्स, तो हमारा बी आर घट गया, एक एसेट घट गया और दूसरा लायबिलिटी भी उतने से घट गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसे हमारा इम्प्रूव करेगा क्योंकि जितने से अमाउंट से हमारा एसेट घटेगा उतने ही अमाउंट से हमारा लायबिलिटी घटेगा। मतलब जितना से हमारा ये न्यूमरेटर घटेगा उतना ही से हमारा डिनोमिनेटर घटेगा। तो वैसी स्थिति में हम लोग एक एग्जाम्पल से
ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दैट इज वी आर इंडोर्स टू फोर्थ। इसे इम्प्रूव कैसे करेगा, आप एक एग्जाम्पल देख लें। अब 3:1 है, मान लीजिए कि ये बी आर है, तो यहाँ से अच्छा करंट एसेट्स दिख रहा है, करंट एसेट्स 3 है, करंट एसेट नहीं क्या है, लिक्विड एसेट 3 है और करंट लायबिलिटी 2 है। तो सी आर कितना होगा, दैट इज लिक्विड रेशियो क्या होगा 3:2। अभी क्या हुआ, हमने क्या किया, 1 रुपी का सपोज ये एसेट्स है, तो 1 रुपी का हमने ये कम हो जाएगा इंडोर्स्ड होगा क्रेडिटर्स को, तो और ये भी कम हो जाएगा। अभी 2:2 बचा, तो अभी क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो क्या था 1.5:1, अब क्या होगा 1:, यहाँ तो 1 होगा ना, 1 होगा, तो ये हो जाएगा 2:1। तो ये ओल्ड रेशियो ये था और न्यू ये हुआ, तो ये हमारा इम्प्रूव किया। ये ओल्ड रेशियो था हमारा, हम लोगों ने यहाँ देखा LA3 था, CL2 था, लिक्विड एसेट 3 था, CL2 था, तो LR कितना हुआ 3/2 हुआ। अब एक रुपये हम लोगों ने 1 रुपये का जो बिल रिसीवेबल था वो पे कर इंडोर्स कर दिया बिल पेबल वाले को, तो 1 रुपये घट गया, तो 2/1 हो गया। तो ओल्ड हमारा रेशियो 1.5:1 था, अभी 2:1 हो गया। तो ऑन दी होल हमारा रेशियो इम्प्रूव किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बिका तो पैसा आया, तो ये से क्या होगा, हमारा इम्प्रूव करेगा हमारा रेशियो, चूँकि हमारा लिक्विड एसेट्स बढ़ जाएगा। सेल ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एट ए पार, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर सेल से होता है तो कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी हमारे क्योंकि एसेट में या लिक्विड एसेट में आता है और कैश भी हमारे लिक्विड एसेट में आता है, तो एट पार बिका है तो कोई चूँकि इंक्रीज नहीं है। अगर प्रॉफिट पर बिकता तो हमारा रेशियो इम्प्रूव करता, एट पार बिका है तो कोई चेंज नहीं होगा। पेड टू क्रेडिटर्स, पेड टू क्रेडिटर्स, इससे हमारा रेशियो इम्प्रूव करेगा। कारण वही है जो अभी हम लोगों ने बात की थी, वी आर इंडोर्स टू क्रेडिटर्स में, वही पेड टू क्रेडिटर्स में भी होगा। नेक्स्ट गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट से रिड्यूस होगा हमारा, क्योंकि गुड्स भी बढ़ेगा और क्रेडिटर्स भी बढ़ेगा तो रिड्यूस करेगा। बी आर डिजॉनर्ड हुआ तो इससे हमारा नो चेंज होगा, क्योंकि कैश हमको नहीं मिला लेकिन बी आर तो हमारा एसेट में रहेगा ही, क्योंकि एसेट में आ जाता लिक्विड रेशियो में। और कन्वर्सन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर्स, इससे भी कोई हमारा चेंज नहीं हुआ, इसलिए कि ना क्योंकि एसेट को ये प्रभावित करता है और ना करंट लायबिलिटी को प्रभावित करता है। अब हम लोग आ जाते हैं जल्दी से डेप्ट इक्विटी, इसी तरह एक एक शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ हैं। इफ द डेप्ट इक्विटी रेशियो इज 1.8:1, स्टेट गिविंग रीजन्स वेदर द रेशियो विल इंक्रीज डिक्रीज और नॉट अल्टर इन द फॉलोइंग केसेस। डिवेंचर इशूड, डिवेंचर अगर इशू होता है तो क्या होगा, हमारा रेशियो इम्प्रूव करेगा। इम्प्रूव कैसे करेगा, रेशियो कैसे इम्प्रूव करेगा,
इम्प्रूव ऐसे करेगा कि अगर पहले डिवेंचर न्यूमरेटर हमारा बढ़ जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट हमारा बढ़ जाएगा तो इम्प्रूव करेगा। रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन हम पेमेंट करेंगे, तो बैंक लोन पेमेंट करेंगे तो ये सेकेंड का बैंक लोन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म डेप्ट में नहीं आता है, ये आता है नॉन करंट लायबिलिटी में, नॉन करंट लायबिलिटी में नहीं आता है। जो भी पेएबल डेप्ट है वो ट्रांसफ़र कर लिया जाता है लॉन्ग टर्म से घटा करके शॉर्ट टर्म में, मतलब करंट लायबिलिटी में ला दिया जाता है। फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, फर्नीचर जो क्रेडिट पर परचेज हुआ तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा एक एसेट बढ़ा, तो इसका भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। एसेट मतलब फिक्स एसेट बढ़ा और करंट लायबिलिटी बढ़ा, तो इससे हमारा लॉन्ग टर्म डेट जो डेट इक्विटी का फॉर्मूला है वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट बाई शेयर होल्डर फंड। तो ना शेयर होल्डर फंड पर प्रभाव पड़ रहा है ना लॉन्ग टर्म डेट पर प्रभाव पड़ रहा है। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इसका भी इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स होगा तो हमारे दैट डिनोमिनेटर पर प्रभाव पड़ेगा, हमारा बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, फोर्थ से हमारा रिड्यूस होगा। हमारा जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा और न्यूमरेटर स्थिर रहेगा तो ये रेशियो हमारा डेट इक्विटी का, डेट बाई इक्विटी का रिड्यूस करेगा। पेमेंट ऑफ प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का जो पेमेंट हुआ ये लॉ शॉर्ट करंट लायबिलिटीज प्रोविज़न के अंतर्गत आता है और कैश तो करंट में आता ही है। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये दोनों करंट हैं। कन्वर्शन ऑफ डिवेंचर्स इनटू शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल हमारा बढ़ रहा है और ये दैट डिवेंचर्स घट, मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी घट रहा है, डेप्ट हमारा घट रहा है, इक्विटी बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारा रेशियो घटेगा। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड्स, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड्स इसका इसे इम्प्रूव करेगा। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड्स, इससे हमारा रेशियो इम्प्रूव करेगा। पेमेंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा कि हमारा रेशियो इम्प्रूव करेगा, शेयर होल्डर फंड हमारा घटेगा, मतलब हमारा डिनोमिनेटर घटेगा। ठीक है, तो चूँकि प्रॉफिट में से उसको कम किया, सरप्लस में से कम किया जाता है, तो इसका प्रभाव पड़ेगा एसेट्स परचेज एंड डिवेंचर्स इशूड, एसेट परचेज एंड डिवेंचर इशूड, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे भी रेशियो हमारा इम्प्रूव करेगा। क्यों, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हमारा बढ़ रहा है इसलिए। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन।